नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए देते हैं आपको निवेश रणनीति। आज बेहद खास शो है जहां पर हम आपको निवेश की बारीकियों से रूबरू कराएंगे ही, लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है? बॉन्ड यील्ड पहुंची 7.2% पर, कैसे समझे इसका असर आपके पोर्टफोलियो पर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट ना हो, इस बात का कैसे रखें ख्याल? हमसे जानिए इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों को करें डिक्लेयर। इंडेक्स फंड किफायती है, लेकिन मुनाफे में एक्टिव फंड से कितने हैं आगे? आज समझिए इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स में अंतर। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े सवाल आप एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भेज सकते हैं। आपको बस अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आपको हमें सवाल भेजने हैं। चलिए, तो आज शो की शुरुआत होने वाली है बॉन्ड यील्ड्स के साथ, जिनकी रफ्तार हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। और अब इस तरह के सिनेरियो में जहां पर ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में इजाफा हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। अब इन सब का आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? किस अवधि के डेट फंड्स पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? क्योंकि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। एक आम निवेशक को हर बार बॉन्ड यील्ड्स, इंटरेस्ट रेट में जो ताल्लुक है वो समझ में नहीं आता है। तो आज हमारे साथ ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी जुड़ गए हैं, जो इस पेचीदगी को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। स्वागत है आपका संतोष इस खास पेशकश में और इस बेहद खास मुद्दे पर, जिस पर हम बारीकी से आज बात करेंगे। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना, ब्याज दरें बढ़ना, इन सब ये जो पूरा समीकरण है जिसका इम्पैक्ट हम डेट फंड्स पर पड़ता हुआ देखते हैं। शुरुआत से शुरुआत करूंगी जहां पर आप मुझे बताएं कि इनका कोरिलेशन क्या है और किस तरह से ये असर डालती हैं एक दूसरे के ऊपर। हाय कविता। ये बहुत आपने बताया कि ये थोड़ा पेचीदा टॉपिक है लोगों के समझना कि जब इंटरेस्ट रेट्स या ब्याज दर बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाती हैं और इसका इम्पैक्ट डेट फंड्स पे पड़ जाता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारा डेट फंड्स का रिटर्न बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जो डेट फंड्स खरीदते हैं उसमें से बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो लिस्टेड बॉन्ड्स में होती हैं जो कि ट्रेडेबल होती हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पुराने दर पे या लोअर इंटरेस्ट रेट पे जो पेपर्स इशू किए होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, तो उनको कोई खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि नए बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के ऊपर बॉन्ड पेपर्स मार्केट में आएंगे। और जब वो आते हैं तो कोई भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं होता है खरीदने के लिए। तो जो होल्डर्स होते हैं ये पुराने लो इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड पेपर्स के, उन लोगों को अपनी प्राइस कम करके बेचना पड़ता है, क्योंकि जो नया बायर होगा वो कभी भी पुराने बॉन्ड्स नहीं खरीदेगा अगर उनका इंटरेस्ट रेट नए इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए बॉन्ड प्राइसेस नीचे आ जाती हैं और जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये पुराने पेपर्स होल्ड कर रहे होते हैं, इनकी मार्क टू मार्केट वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि इनको अपनी करंट बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर एनएवी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही डिमांड सप्लाई का खेल है। और अगर हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो भी बॉन्ड लिस्टेड बॉन्ड्स मार्केट में हैं, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी और हमारे डेट फंड्स रिटर्न कम हो सकते हैं, अनलेस आप ऐसे कोई डेट फंड्स खरीदें जिसमें इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो अलग टाइप के होते हैं। हम उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर चाहें तो शो के दौरान।
से समझना है कि ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का सिलसिला आखिर कब से शुरू हुआ है और ये तेज रफ्तार क्यों पकड़ चुका है। ऐसा क्या ट्रिगर्स हैं इसके पीछे, और हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर से किस तरह से हम बढ़ती ब्याज दरों के एक सिनेरियो में अब एंटर कर चुके हैं। भारत में भी हम देखेंगे, जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगले जून में जो पॉलिसी आएगी उसमें ही हो सकता है कि हम कुछ ब्याज दरें बढ़ती हुई देखें। तो ये ज़रा ट्रिगर्स हमको समझाइए जो कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। सो कविता, जब बॉन्ड यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसका रीजन मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंकर्स के पास ऑप्शन नहीं होता है कि इंटरेस्ट रेट को उनको ऑप्शन नहीं होता है इसके अलावा कि उनको इंटरेस्ट रेट को छेड़ना पड़ता है टू सपोर्ट द इकोनॉमी और कंट्रोल द इकोनॉमी। अभी अगर हम देखेंगे पिछले 2 साल में जब भी इंटरेस्ट रेट या ब्याज की दरें बहुत कम थी ग्लोबली, तो एक एसेट प्राइस बबल या एसेट प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ही तेज रफ्तार से हो रहा है ग्लोबली। इक्विटी मार्केट्स हर जगह बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं पिछले 2 साल में, और बिकॉज ऑफ कोविड सप्लाई साइड डिसरप्शन इतने ज्यादा हो चुके हैं अक्रॉस द इकोनॉमी। चाइना में लॉकडाउन्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो फैक्ट्री आउटपुट्स कम हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इस सबका इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। खास करके जब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आगे बढ़ के इकोनॉमी को एक रिस्क के पॉइंट पे लेके आ सकता है कि कोलैप्स कर जाएगी इकोनॉमी या डिमांड इन द मार्केट प्लेस। जो डिमांड कम नहीं हो या थोड़ी कंट्रोल में रहे, इसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि डिमांड कंट्रोल थोड़ी हो जाएगी। तो अगर ये जब होगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी बढ़ेगी तो थोड़ी सी सप्लाई सिचुएशन भी बेटर हो सकती है, डिमांड भी थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती है, एसेट प्राइस बबल होने के रिस्क कम हो सकते हैं। तो नॉर्मल आदमी के लिए लाइफ शुड नॉट बिकम डिफिकल्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसी मेकर्स का। तो इसलिए ये चीजें होती हैं मार्केट में। थोड़ा सा पोर्टफोलियो पर और जो आर्थिक प्लानिंग आप करते हैं उस पर किस तरह का असर पड़ता है इस तरह से बॉन्ड यील्ड्स का, वो आप हमें बात समझाएं। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको अच्छे संतुलन बिठाना चाहिए इक्विटी में और डेट में। अब अगर किसी के डेट एक्सपोजर की मैं बात करना चाहूँ, किसी ने अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड्स शामिल कर रखे हैं, तो इस पर किस तरह से असर पड़ता है बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स का? सो कविता, आपने 2 चीजें पूछी। एक है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। सबसे जो मार्केट में डिमांड सप्लाई होता है डेट के लिए या जनरली अक्रॉस द एसेट क्लास होता है, तो हर जगह एक आपको इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या आप हमेशा अपने पैसे को आपके पैसे का परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट करने में होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत गिर जाते हैं तो और इन्फ्लेशन नहीं गिरा है, या इन्फ्लेशन एक लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन 4.5-5% है और ब्याज दर भी मार्केट में 4.5-4% है या 5% है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं सेवर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट में या डेट फंड्स में भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो होते हैं, तो बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी कम होती है पैसा कमाने की इन डेट, तो पैसा ऑटोमेटिकली इक्विटी में जाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से इक्विटी में डिमांड भी होती है। तो ये होता है इक्विटी और डेट का रिलेशन। लेकिन सेम चीज गोल्ड पे भी होती है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है या बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है थ्योरेटिकली, और फिर लोग गोल्ड में पैसा लगाना जानने जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और मार्केट में इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे हैं, तो लोग गोल्ड में पैसा रखना प्रेफर करते हैं कि गोल्ड ने कैचअप नहीं किया होता है। तो हर एसेट क्लास का एक रिलेटिव वैल्यूएशन होता है अपने एक दूसरे के साथ, और वो हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना
लॉन्ग टर्म में हो ही जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट्स का, ना कि आपके जस्ट डेट पोर्शन को, बट ऑल्सो हाउ आप इक्विटी को कैसे देखें, गोल्ड को कैसे देखें, वो भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे हमको डेट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट मार्केट में अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, जो कि 5 साल मैच्योर हो रहा है, या कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर आपने किया हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म डेट फंड है, जो कि 5 से 7 साल के पेपर्स खरीदता है, तो इन डेट फंड्स पे सबसे ज्यादा भारी पड़ता है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, क्योंकि उनकी डिमांड, जो वो बॉन्ड्स होल्ड कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा उनकी बॉन्ड प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है और गिरती हैं, तो आपके डेट फंड्स नेगेटिव रिटर्न देंगे। तो इस दौरान जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन पेपर्स में पैसा लगाना चाहिए, जो कि और डेट फंड्स होते हैं जो शॉर्टर ड्यूरेशन पेपर्स में पैसा लगाते हैं। लिक्विड फंड्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे अवधि के पेपर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अप टू 3 मंथ्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं जो कि 6 महीने के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं जो कि अप टू 1 ईयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इन पेपर्स वाले फंड्स में रहेंगे तो आपके पैसे पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का। और अगर आप एक थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में फॉर योर डेट फंड्स, तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा लगाएं। जो शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बहुत कम बार लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स होल्ड करते हैं, आप उनमें पैसा लगा सकते हैं। कुछ बैंकिंग पीएसयू फंड्स भी होते हैं जो कि कम अवधि के पेपर्स में पैसा लगाते हैं। तो आप अगर छोटे ड्यूरेशन वाले फंड्स में, छोटे ड्यूरेशन वाले पेपर्स वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का, और आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो आप अपने पैसे को ऐसे मैनेज करिए कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स में या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में ना ही हो तो अच्छा हो, और शॉर्ट ड्यूरेशन में होने में बेटर रहेगा। हम बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई देखते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि के डेट फंड्स में यहाँ पर डिमांड में इजाफा होता है, जैसे कि आपने हमें समझाया भी है। लेकिन इसका इक्विटी पोर्टफोलियो पर भी क्या कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ जरूर। जैसे कि मैंने बताया कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या अगर पॉलिसी मेकर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो उसका रीजन टिपिकली यही होता है कि या फिर मार्केट में एसेट प्राइस बबल होने के चांसेस हो रहे होते हैं, या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पॉलिसी मेकर्स का ध्यान। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है या एसेट प्राइस बबल हो रहा है, तो सबसे पहले होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है बिजनेसेस के लिए। जब उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो वो प्राइसेस आप टिपिकली कंज्यूमर्स को पास ऑन करोगे बढ़ी हुई कीमतों में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। और अगर आपके बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर नहीं है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ चुका है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो आपके वैल्यूएशन मल्टीपल्स कम होंगे। वैल्यूएशन मल्टीपल्स कम होंगे तो इक्विटी मार्केट्स या फिर स्टेबल हो जाएंगे, बढ़ना बंद हो जाएंगे, या फिर करेक्शन करेंगे उतने ही तुलना के हिसाब से जितना उनको इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो टिपिकली इनिशियल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है तो मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है करेक्शन के रूप में। जैसे कि हमने देखा कि आरबीआई ने जब भी इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया अभी, और जब भी 6.95% का इन्फ्लेशन डिक्लेयर किया मार्च की रिपोर्ट के मार्च के इन्फ्लेशन नंबर जब आए थे, और अभी पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई के पास ऑप्शन नहीं है कि बट कि जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। तो जब जून में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ऐसे एक्सपेक्टेशन है, तो मार्केट्स पहले से ही करेक्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 6% करेक्शन आया पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में। तो
आपका इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं मार्केट में या आपके पोर्टफोलियो का अगेंस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप रीबैलेंस करके अपने इक्विटी एलोकेशन को कम कर सकते हैं। और आप अगर निवेश नहीं कर रहे थे मार्केट में, तो आप ऐसा करिए कि आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें मार्केट में, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि करेक्ट करे या फिर रिटर्न्स कम दे आगे जाके, या फ्लैट रिटर्न्स मार्केट बन जाए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपैक्ट करेगा इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस को। बढ़ती हुई ब्याज दरों के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, डेट फंड्स पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी निवेशक हैं जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ने के इंतजार में रहते हैं, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है वह हम आता हुआ भी देखेंगे। ओवरऑल फिक्स्ड इनकम की अगर मैं बात करूं, उसकी तुलना में अगर हम डेट फंड्स को लेकर आते हैं, तो आपके मुताबिक क्या बेहतर सिलेक्शन होगा रिकमेंडेशन के लिहाज से? तो कविता, अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं इन योर फॉर डेट पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो फिर आप ज्यादा चेंज शायद ना करें। आप अगर एसआईपी के रूप में डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे या मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में भी करेंगे, तो उतना नुकसान नहीं हो, क्योंकि आप एसआईपी करके अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज को एवरेज आउट करेंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे, उतनी जल्दी बॉन्ड में करेक्शन आएगा, और फंड मैनेजर भी पोर्टफोलियो में एलोकेशन चेंज करेंगे, क्योंकि वो जाके ड्यूरेशन रिस्क कम लेना चाहेंगे। लेकिन आप अगर एक छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्रेफर करिए कि आप शॉर्टर एंड ऑफ यील्ड कर्व में इन्वेस्ट करें। मतलब कि ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेते हैं, जो कि ऐसे पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में मैच्योर हो जाएंगे। तो इन पे इम्पैक्ट कम पड़ता है, क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, इन्होंने काफी इंटरेस्ट कमाया होता है ऑलरेडी अपने बॉन्ड्स के ऊपर, और जो रिमेनिंग टेन्योर होता है वो इतना कम बचा होता है कि न्यू बायर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो टिपिकली ये थोड़ी स्टेबल होती हैं बॉन्ड प्राइसेस फॉर दीज पेपर्स। तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं अभी भी एफडी में नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप एफडीज में इन्वेस्ट करेंगे भी तो अभी भी शायद आपका पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स कम ही होंगे, और उसके ऊपर आप टैक्स भी भरेंगे, क्योंकि एफडीज टैक्स एफिशिएंट नहीं होती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके जो कि 20 और 30% इनकम टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में स्टिक करिए। अगर आपको थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि आपको यील्ड्स ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें AAA रेटेड फंड्स होते हैं। मोस्टली 85-90% ऑफ द कॉर्पस AAA रेटेड पेपर्स में होता है, तो इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, और बिकॉज वो लंबे ड्यूरेशन पेपर्स नहीं होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम होता है उन लोगों में, उन फंड्स में। तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्रेफर करिए। क्रेडिट रिस्क फंड को अवॉइड करिए, क्योंकि बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट मार्केट में जो बिजनेसेस की पुअर क्रेडिट क्वालिटी है, वो शायद अपनी क्रेडिट लोन पे रीपे करने की कैपेबिलिटी थोड़ी डगमगा जाती है उनकी। तो आप उनको अवॉइड करें, बेटर रहेगा। ने समझाया कि बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स का असर पोर्टफोलियो में कैसे पड़ता है, और अगर आपको फिक्स्ड इनकम में किसी निवेश विकल्प का चुनाव करना हो तो क्यों डेट फंड्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और इस पूरे मुद्दे को समझाया। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब